Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is अविनाश मानिकपुरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस. एंड नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन होगा बेटा वो होगा क्लास 8th सोशल साइंस लेसन नंबर 1 द एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया. कि ब्रिटिश लोगों का आगमन कैसे हुआ यहाँ पर, उनका जो पावर था वो एक्सपेंड कैसे हुआ इंडिया के अंदर. ये चैप्टर पूरा उसके बारे में थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसलिए पेशेंस बनाए रखेंगे. ठीक है, तो लेट अस लर्न वेरी फर्स्ट. मैंने बता दिया था कि इसमें क्या है इंट्रोडक्शन वाली क्लास में. ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या सीखेंगे हम इस चैप्टर में, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, एक बार मैंने बता दिया, फिर भी आप लोग पढ़ लेंगे, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस पर. आज हम स्टार्ट करते हैं पहला नंबर का पैराग्राफ, जहाँ पर है कि आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ अलेक्जेंडर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ लॉन्ग सागा कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट. तो मैंने यहाँ पर भी बताया था, फिर भी मैं इसको एक बार और बता देता हूँ कि जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर इन्वेंट किया, ठीक है, हमला किया, ठीक है, तो उस समय से कंटिन्यूस स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया. द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया हैड बीन सोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू मैनी क्लांस एंड इन्वेडर्स. कि इंडिया का जो रिसोर्सेज था उसको लूटने के लिए बाहर के लोग आने लगे. द शाक्स, द हून्स, द मंगोल्स इन्वेंशन आर सम एग्जाम्पल. ठीक है, ये कुछ वंशों के नाम हैं, जैसे शक, हूण, मंगोल, इन लोगों ने भी यहाँ पर इन्वेंशन किया. सम ऑफ दीज इन्वेडर आइदर रिटर्न आफ्टर देयर डिफीट और बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री बाय intermingling in the socio-cultural life. The Mughals established a mighty empire in the north of India. During the Mughal rule, many conflict or arose between Mughal Rajput, Mughal Sikh and the Mughal Marathas. ठीक है, तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया कि बहुत सारे इन्वेडर जो थे, या तो वो रिटर्न हो गए हारने के बाद, या तो फिर इंडिया का पार्ट बनकर रह गए, इंटरमिंगल होकर रह गए. ठीक है, मुगलों ने काफ़ी समय तक यहाँ पर राज किया. तो जहाँ पर हम देखें तो वार जो हुए थे वो मुगल राजपूत का वार हुआ, मुगल सिख के वार हुए, मुगल मराठाओं के बीच में वार हुआ. ठीक है, युद्ध. इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफिक आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल पावर मैनी यूरोपियन पावर केम इंडिया. की जैसे ही मुगल पावर स्टेबल हुआ तो बहुत सारे यूरोपियन पावर, यानी जैसे लंदन से ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच कंपनी आई, फ्रांसीसी कंपनीज आई, तो ये सब यूरोपियंस कंपनी थे, तो इंडिया आने लगे. द प्रोमिनेंट अमोंग देम वर द पोर्तुगीज, द डच, ब्रिटिश एंड द फ्रेंच. ये चार प्रोमिनेंट कंपनियां थी जो भारत आई थी अपना व्यापार करने के लिए. कॉन्फ्लिक्ट एरोज अमोंग देम फ्रॉम ट्रेड एंड आफ्टरवर्ड द कैप्चर ऑफ पॉलिटिकल पावर. कि इनके बीच में भी युद्ध होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी कि पॉलिटिकल पावर को हम कैसे कैप्चर करें. अल्टीमेटली द ब्रिटिश एमर्ज सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग देयर पावर आफ्टर साइनिंग पैक्ट विद द इंडियन रूलर एंड एस्टेब्लिशिंग सुप्रीमेसी ओवर देम. ठीक है, फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस पर, ब्रिटिश कंपनी जो थी उसको इस पर सफलता मिल गई और उन्होंने भारतीय रूलरों से, भारतीय शासकों से कुछ पैक्ट साइन कराए, और उसके बाद साइन कराने के बाद यहाँ के पॉलिटिकल जो पावर थी वो ब्रिटिश के हाथ में आ गई. द पीपल ऑफ इंडिया स्ट्रगल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अचीव इंडिपेंडेंस. और इसके बाद लोग स्ट्रगल करने लगे अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अंग्रेजों से लड़ने लगे. ठीक है, फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि द पीपल ऑफ इंडिया एक्टिवली टुक पार्ट इन फ्रीडम मूवमेंट एंड अल्टीमेटली अचीव इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947. और फाइनली इतना लड़ने के बाद हमको 1947 में आज़ादी मिल गई थी. इन द कमिंग चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द ग्लोरियस स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस. की आने वाले चैप्टरों में हम इन्हीं स्ट्रगल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसी में अगले पेज पर जब आप आएंगे तो ये जो टॉपिक है लिखा हुआ है कि ये लिखा है कि द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया. की जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी उनके आने का समय इन्होंने बोला है. ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि सम मेजर हैपनिंग इन यूरोप इन 15th सेंचुरी, दैट इज तुर्क्स कैप्चरिंग कस्तुतुनियाज. फिर यहाँ पर लिखा है कि रिनाइंसिस रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री एंड जियोग्राफिकल discoveries created fascination in the eyes of European toward India, the Far East. The traders were forced to look for market for the increase in production due to industrial revolution. अब देखिए कहानी क्या हुई, 15th सेंचुरी के आसपास कई सारी चीज़ हुई कि तुर्कों ने यहाँ पर कस्तुतुनिया पर कब्जा कर लिया. एक पुनर्जागरण, इसको रेजोनेंस का मतलब होता है रेजोनेंस रेवोल्यूशन, की पुनर्जागरण का एक रिवॉल्यूशन हुआ कि लोग ट्रेड को बढ़ाने लगे, लोग व्यापार को बढ़ाने लगे. एक यहाँ पर एक वर्ड है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी एक औद्योगिक क्रांति हुई जिससे उद्योग के लिए लोग पागल होने लगे. तो उसी तरीके से जो यूरोपियंस थे
ये इंडिया जो उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर ईस्ट में था यहाँ की तरफ आकर्षित हुए। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट की यहाँ लिखा है कि वास्को ड गामा एंड बार्थोलोम्यू डायस टुक अप द टास्क ऑफ डिस्कवरी वाटर रूट फॉर द फार ईस्ट। की वास्को डी गामा एंड बार्थोलोम्यू डायस जो थे वो वाटर के रूट से एक ऐसी जगह की खोज करने लगे जहाँ पर ट्रेड करना आसान हो। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। तो कोलंबस ने, ठीक है, यूरोपियंस के लिए अमेरिका का लिए रास्ता जो खोजा था ढूंढा था वो 1492 में किया था। एंड बार्थोलोम्यू डिस्कवर्ड गुड होप इन 1487 की, बार्थोलोम्यू ने 1487 में गुड होप की खोज की। एंड वास्को डी गामा रीच्ड कालीकट इन वेस्टर्न कोस्ट इंडिया इन 1498। और वास्को डी गामा 1498 में इंडिया तक पहुंचने के लिए रास्ता खोज लिया था यूरोपियंस के लिए कि आप आइए और व्यापार कीजिए। किंग जैमोरिन वेलकम हिम। तो वास्को डी गामा का जो स्वागत था वो वहाँ के किंग जैमोरिन ने किया था। नेक्स्ट है पोर्तुगीज़ इन इंडिया। अब पोर्तुगीज़ देखिए ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि पोर्तुगीज़ कब आए थे जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर है कि वास्को डी गामा अराइवल 1498 इन इंडिया ओपन द डोर फॉर द यूरोपियन ट्रेडर्स। की 1498 में जब वो इंडिया पहुँचे तो यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए रास्ता खोल दिया। द एम्परर एंड किंग्स इन इंडिया वेलकम द यूरोपियन ट्रेडर्स फॉर वेरियस रीजन। ठीक है, तो इंडिया के जो किंग्स थे, जो राजा थे, उन्होंने इनका स्वागत किया। उनको नहीं मालूम था कि ये बेसिकली इंडिया को लूटने आए हैं, वो एक व्यापारी की तरह उनका स्वागत किया। पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू लैंड इन इंडिया फॉर ट्रेड। की पोर्तुगीज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, पहले लोग थे, पहले व्यापारी थे जो इंडिया में आए। अ न्यू एरा ट्रेड बिजनेस, ये ट्रेड बिजनेस का एरा शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ लिखा कि पेड्रो अल्वारेज गाब्रिएल, ठीक है, ये इनका जो फ्लीट था 13 शिप का, यानी 13 जहाज़ों का बेड़ा, ठीक है, कि रीच्ड इंडिया इन 1500 की 1500 में ये अपने 13 जहाज़ों के साथ, बड़े बड़े जहाज हुआ करते थे, इंडिया पहुंचे थे। ये नाम आप याद रखें, अल्वारेज गाब्रिएल, पेड्रो अल्वारेज गाब्रिएल। ठीक है, द पुर्तगीज ट्रेडर्स एस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर एट कालीकट। जो इंपॉर्टेंट आपको नाम याद रखना वो ये है कि इनके जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थे वो थे कालीकट, गोवा, दमन, दीव एंड हुगली। The established supremacy on the trade of spices and black pepper. They first built a fort at Cochin in 1503। कि बेसिकली ये ब्लैक पेपर जिसको हम काली मिर्च बोलते हैं, ठीक है, और जो स्पाइसेस होते थे, मसाले, उनके लिए इन्होंने कोचीन पे एक फोर्ट बनवाया, किला बनवाया। ठीक है, फ्रांसिस्को ड अल्मीडा वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट पोर्तुगीज वायसराय बाय पुर्तगाल इन इंडिया इन 1505। इसको भी आप याद रखें कि ड अल्मीडिया, ठीक है, ये एक पहले पुर्तगीज वायसराय थे जो कि पुर्तगाल के थे और इंडिया में इनको वायसराय बनाया गया था। चलिए फिर नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ खास नहीं है, ये आगे ये पढ़ने वाला सिस्टम है कि कहाँ कहाँ पर इनकी किस किस जगह पर इन्होंने बिजनेस किया, तो आप देख लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम डच इन इंडिया, कि डच कब आए इंडिया में। हमको सिर्फ ये डेट्स याद रखनी है यहाँ पर। तो देखिए कि और डेट्स और इनका जो मेन ट्रेडिंग सेंटर था वो कहाँ कहाँ पर था। तो डच के साथ देखिए, डच व रेसिडेंट ऑफ हॉलैंड, की डच जो थे वो रेसिडेंट के हॉलैंड के रेसिडेंट थे, यानी हॉलैंड के निवासी थे। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1602 इन हॉलैंड फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया। कि बेसिकली इन्होंने 1602 में, ठीक है, अपनी कंपनी बनाई और इंडिया के साथ ट्रेड करने की बात सोची। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ट्रेड इन इंडिया, कॉन्फ्लिक्ट एरोजन बिटवीन डच एंड द पुर्तगीज। अब देखिए दो व्यापारी हो गए तो ये आपस में इनकी लड़ाइयाँ होने लगी कि सिर्फ हम व्यापार करेंगे। एक व्यापारी होने से ये होता है कि वो चीज़ों को सस्ते दामों पर खरीद सकता है, तो दो होने से प्रॉब्लम बढ़ने लगी। तो डच और पुर्तगीज ये दो हो चुके, तो इनके बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। विच द पुर्तगीज वर डिफीटेड, पुर्तगालियों को हार का सामना करना पड़ा। सून आफ्टर डच एस्टेब्लिश ट्रेडिंग हाउस इन द कोरोमंडल कोस्ट, गुजरात, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। की मेन जगह पर इन्होंने अपने क्या ट्रेडिंग हाउसेस एस्टेब्लिश किए। द फर्स्ट फैक्ट्री केम अप मछलीपट्टनम, ये आप याद रखें कि फर्स्ट फैक्ट्री जो थी डच की वो मछलीपट्टनम में थी। द डच ट्रेडेड चीफली इन स्पाइसेस, इंडिगो नील को कहा जाता है, रॉ सिल्क, लेड, राइस एंड अफीम। ठीक है, तो बेसिकली इनकी ट्रेडिंग करते थे, यानी स्पाइसेस, मसाले, इंडिगो नील, रॉ सिल्क यानी सिल्क का कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है, लेड सीसा, राइस चावल, अफीम, ये मेन क्रॉप्स है जिनकी खेती करते थे। द मेन डच फैक्ट्री वाज एट पुलिकट
वेयर दे मिंटेड गोल्ड कॉइन पैगोडा, कि इनकी जो मैन फैक्ट्री थी वो पुलिकट में थी, यहाँ पर ये गोल्ड के कॉइन को मिंट करते थे, ढालते थे, जिसको पैगोडा कहा जाता था, ये नाम याद रखें। डच इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन एज करेंसी इन इंडिया नोन एज पैगोडा, कि डचों ने इंडिया के अंदर गोल्ड की करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जिसको पैगोडा कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद है द एंट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रूव्ड टू बी फैटल ब्लो टू डच कंपनी इन इंडिया, कि जैसे ही ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो डचों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया, ठीक है। डच काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ गए। इंग्लिश एंड डच फॉट आ बैटल एट बेदारा इन 1759। अब ये डेट याद रखें कि इंडिया डच और इंग्लिश के बीच यानी अंग्रेज़ों के बीच में जो बैटल हुआ था 1759 में बेदारा में, इन विच डच वर डिफीटेड and lost their forces and their trade received a major setback. Slowly the influence of Dutch East India Company came to an end in India. तो इस हार के बाद उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, ठीक है। इनके ट्रेडिंग्स में भी, व्यापार में भी काफ़ी ज़्यादा इनको सेटबैक हुआ यानी नुकसान हुआ। स्लोली धीरे धीरे करके डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। इसके बाद जो मेन कंपनी थी वो थी ब्रिटिश की कंपनी, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, जो कि 1600 ईडी में भारत पर आई थी, ठीक है। तो ये जो है हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में इसको देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।